तो जबरदस्त चुनावी अब उबाल है और उस पर बयानों का बवाल है। अभी 2 मरहले बाकी हैं, बहुत सी नई चीजें आपको सुनने के लिए मिल सकती हैं। तैयार रहिएगा, ये चुनाव बहुत सारी बातों के लिए याद रखा जाएगा। मैंने शुरू में ही आपको बताया, मेरे साथ 2 पार्टियों के कौमी प्रवक्ता भी आज मौजूद हैं, तर्जुमान मौजूद हैं। अजय कुमार जी हैं एलजेपी के, तो राजकुमार भाटी जी हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दोनों। और एक जमाना था कि भारत जलाओ पार्टी कहा करते थे रामविलास पासवान जी बीजेपी के लिए। आज उसी एनडीए का वो हिस्सा है, उसी बीजेपी के साथ है। और उनकी अजय कुमार जी काफी कसीदे पढ़ते रहते हैं वजीर आजम की शान में और बीजेपी वालों की शान में आऊंगा। लेकिन मैं जरा ऋषि मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूं। ऋषि मिश्रा जी, ब्रेक से पहले बहस हुई, एक ने भी इस बात का एतराफ किया हो कि हां जी गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमाल है, लेकिन कोई तो कह दे। अनुज अत्रे जी बीजेपी पर फायर होते हैं, नीतू जी कांग्रेस पर फायर हो रही हैं और सपा के पाप गिना रही हैं, बयान गिना रही हैं, तो राजकुमार भाटी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और बाकी सभी ऐसा करते हैं। कैसे देखें, हम कहां जा रहे हैं? हम इमरान भाई, आपने देखा ही हर पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं कि तेरी गाली मेरी गाली, मेरी गाली तेरी गाली। किसकी गाली कितनी अच्छी है वो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, चाहे अनुज अत्रे जी हो, चाहे भाटी साहब हो, चाहे अजय जी हो, या हमारी बीजेपी की जो बहन बैठी है वो हो। भारत के राजनीति में आप देखेंगे सबसे कड़वाहट वाला समय मैं मानता हूं इमरजेंसी का टाइम को। इमरजेंसी के टाइम में भी इस प्रकार की बयानबाजी आपको देखने को नहीं मिला होगा कि चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या उस समय जो विरोधी पार्टी थे, जयप्रकाश नारायण साहब हो, कर्पूरी ठाकुर हो, उस समय के लोहिया साहब हो, इस प्रकार की बयानबाजी उस समय भी आपको बिलो द बेल्ट देखने, बहुत घोर विरोधी रहे। हाँ, फिर भी बिलो द बेल्ट, लेकिन कभी इस तरह की बातें तो फिर भी बिलो द बेल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। और आज वर्तमान की बात करूं तो कम से कम मैं प्रियंका गांधी से उम्मीद कर रहा था कि ऐसे बयान से वो उनकी राजनीति दूर होगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री को आप दुर्योधन शब्द से संबोधित करेंगे, बिल्कुल निंदनीय है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और भ्रष्टाचारी नंबर 1 पूर्व प्रधानमंत्री को कहना कितना सही है, उसको भी मैं डिकोड कर देता हूं। देखिए, राजीव गांधी 1984 में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद राजीव गांधी ने एक बयान दिया था कि बड़े पेड़ गिरते हैं तो धरती में कंपन होती है। आपको मालूम है कि अगले फेज में जो चुनाव होने जा रही है, उसको डिकोड कीजिए इमरान भाई, दिल्ली में होने जा रही है जहां पंजाबी मतदाता काफी हैं। अगला फेज में जो चुनाव 13 लोकसभा क्षेत्रों में पंजाब में हो रही है, वहां सिख मतदाता काफी हैं। तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी एक बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है, कैसे शब्दों को, किस सब्जेक्ट को कब इन्फ्यूज करना है, कब उसको लेके आना है, इनसे बेटर कोई नहीं जानता है। और अगले फेज में पंजाब में चुनाव है, पंजाब में बीजेपी कमजोर है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अगले फेज में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो जिस प्रकार के जो बयानबाजी राजीव गांधी के टाइम उस समय हुआ था, उसका वो कैश करेंगे और करना भी चाहिए हर पॉलिटिशियन को, क्योंकि चुनाव क्या कहते हैं, राजनीति और युद्ध में कोई फॉर्मूला नहीं होता कि किस प्रकार से एक दूसरे को अटैक करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सिंगल एक प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्य है। चाहे संजय निरुपम का बयान देख लीजिए, अनुज अत्रे जी कह रहे थे सोनिया गांधी जी के लिए, लेकिन आपको इमरान भाई आपको याद होगा एक टीवी डिबेट में संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी के लिए नाचने वाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो भारत की राजनीति किधर जा रही है? मुझे दुख हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग पावरफुल हो रहे हैं, हमारे नेताओं का जो बयान है बिलो द बेल्ट होती रही है। मेरा ये भी सवाल है ना, मैंने शुरू में भी पूछा था, बताया भी था कि लोग ताली बजाते हैं जब ये रैलियों में इस तरह की बातें होती तो सामने से ताली बजती है, मतलब उत्साह ही बढ़ता है। मतलब मतदाता को भी, वोटर को भी, आवाम को भी चीजें पसंद है क्या? देखिए, किसी के खिलाफ गंदा बोलो, इंस्टेंट मूवमेंट, किसी का मजाक बनाओ, इंस्टेंट मूवमेंट ऑफ, अच्छा लगता है क्या? देखिए, इंस्टेंट मूवमेंट ऑफ टाइम में जो रिएक्शन होती है, इसका मतलब नहीं है कि जनता जो बयानबाजी, चाहे आजम खान, भाटी साहब ने आजम खान के बारे में चर्चा हुई, आपने हमारी बीजेपी की बहन ने सही कहा कि जिस प्रकार से आजम खान ने एक महिला के कैरेक्टर को लेके और महिला के लेके बयानबाजी किया चुनाव प्रचार में, वो ये नहीं बता पाए कि 10 साल सांसद वहां कौन था। 10 साल सांसद अमर सिंह नहीं थे, जयाप्रदा थी वहां, और एक महिला जयाप्रदा को जो आजम खान बहन मानते थे। एक अपनी बहन के लिए भारत का संस्कृति ऐसा नहीं है कि आप अपनी एक बहन को बहन के अंडरगारमेंट्स के बारे में पूछेंगे। तो ये बिल्कुल किस प्रकार की, क्या अखिलेश यादव, क्या डिंपल यादव भी एक महिला है, तो क्या कार्रवाई आजम खान जैसे नेताओं पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कहां होती है? चाहे नवजोत सिंह सिद्धू का बयान देख लीजिए, वहां किशनगंज में जाके उन्होंने क्या कहा, कटिहार में जाकर
क्या कहा, चाहे आप मायावती का बयान देख लीजिए, देवबंद में उन्होंने क्या कहा कि तुम लोग एक हो जाओ नहीं तो एक खास पार्टी चुनाव जीत जाएगी। तो इस प्रकार की बयानबाजी से कहीं ना कहीं हमारे जो लोकतंत्र का जो स्तंभ है वो कमजोर होती जा रही है। क्यों नहीं विकास की बात होती है, या अपोजिशन पार्टी की तरफ से या पक्ष की तरफ से, क्यों नहीं एजुकेशन की बात होती है, क्यों नहीं विकास की बात होती है, क्यों नहीं हेल्थ की बात होती है, क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका ये एक निष्कर्ष निकाला जाए इमरान भाई कि हमारी जनता भी इमोशनल है और इन इमोशन फैक्टर में फंस जाती है और इन नेताओं को वोट करती है। इन नेताओं को सबक सिखाना चाहिए जो गलत बयानबाजी करके लोकतंत्र के जो मोटिव है उसको चेंज कर देते हैं। कम से कम जो राष्ट्रीय पार्टी है खासकर बीजेपी और कांग्रेस, इन पॉलिटिकल पार्टी से तो लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि आप बिलो द बेल्ट जाके अपने अपोजिशन पे हमला न करें। और प्रियंका गांधी से मुझे काफी उम्मीद था कि कम से कम प्रियंका गांधी इस प्रकार के बयानों से दूर रहेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री को दुर्योधन शब्दों जैसे इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उन्होंने ठेस पहुंचा है। ठीक, राजकुमार भाटी जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप ऋषि मिश्रा जी की बातों से? देखिए, एक बात तो मैंने पहले कह दी थी, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। अब शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए किसी की भी तरफ से। और मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के ऊपर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। वो हमेशा मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं विपक्षियों के लिए और बहुत शालीन व्यवहार रखते हैं। लेकिन जो ऋषि जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ भी तो स्टेज में बैठते हैं जो कि वहीं से इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, चलो उस पर तो मैं सफाई दे चुका, दोहराने का कोई जिस समय आजम खान जी ने लेकिन अभी जो ऋषि जी कह रहे हैं और दूसरे लोग भी कहते हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात पर जोर देते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों को नहीं, प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगाने। देखिए, जब चुनाव चल रहे हों, वो गांव में कहावत होती है कि कबड्डी में मुकद्दम का बेटा कुछ नहीं होता। जब खेलने के लिए टीमें खड़ी हो जाती हैं फील्ड में तो सब बराबर होते हैं खिलाड़ी, सबको लात मारी जाती है, सबको पकड़ा जाता है, सबको नीचे डाला जाता है। अब कहने लगो आप टीम के कैप्टन को नीचे क्यों गिर रहे हो जी? तो ये चुनाव है, चुनाव में आरोप लगेंगे, प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। प्रधानमंत्री को उससे बाहर नहीं रख सकते हम, स्पेशल कवर नहीं दे सकते प्रधानमंत्री को। क्यों? जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप बैठे हैं तो सबसे ज्यादा सवाल आपके ऊपर उठाएंगे, सबसे ज्यादा आरोप आपके ऊपर लगाए जाएंगे। आप अपना आचरण ऐसा रखिए कि आपके ऊपर आरोप न लग सके। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे इस देश के 10 साल, चाहे कांग्रेस पार्टी पर कुछ भी आरोप लगते हो, सरकार पर लगते हो, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत आरोप किसी को लगाते नहीं सुना होगा। हैरानी की बात है कि आप कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र में गालियां गलौज देना ये खूबसूरती है और आपका नंबर आएगा नीतू जी, आप अपनी नंबर बारी पे कह लेना अपनी बात। जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपने व्यक्तिगत आरोप लगाते हुए बीजेपी को भी नहीं सुना होगा, उनकी भाषा के बारे में, उनके आचरण के बारे में, उनकी मर्यादा के बारे में। तो यह तो प्रधानमंत्री को खुद अपने गिरेबान में नरेंद्र मोदी जी को झांकना चाहिए कि उनकी भाषा कितनी स्तरहीन होती है और कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं चुनावों में, जहां उन्हें देश को यह बताना चाहिए कि मैंने 5 साल के अंदर देश को कहां पहुंचाया और मैं अगले 5 साल में कहां ले जाऊंगा, मेरे पास विजन क्या है, दर्शन क्या है, कार्यक्रम क्या है, मेरा घोषणा पत्र क्या है। इसके बजाय कहते हैं 23 तारीख को ये गठबंधन टूट जाएगा, ये गाली देंगे एक दूसरे को, ये बुआ बबुआ, ये चोर नंबर 1, ये चोरों की पार्टी, मैंने अब बेल पे कर दिया, इन्हें 23 के बाद जेल में डाल दूंगा, पूरा परिवार जेल जाएगा। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। और जब आप ऐसी भाषा बोलेंगे, अध्यक्ष और उस वक्त के मुख्यमंत्री भी यही बातें कर रहे थे, जब आप ऐसी भाषा बोलेंगे तो आप जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहिए। इमरान जी, अगर आप तरह के शब्द तो आपके अध्यक्ष भी इस्तेमाल करते हैं विधानसभा चुनाव की। अगर एक दिवंगत प्रधानमंत्री को आप ये कहेंगे भ्रष्टाचारी नंबर 1, तो आप भी दुर्योधन सुनने के लिए तैयार रहिए। भाटी साहब को गेस्ट हाउस कांड याद होगा, किस प्रकार से आप लोगों ने मायावती का, एक महिला का, किस प्रकार से आपने, क्या हमारे ऊपर कोई चार्ज फ्रेम हुआ है इसमें? ऋषि जी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोगों ने, किस प्रकार क्या कोई चार्ज फ्रेम हुआ है? और क्या उसमें अखिलेश जी शामिल थे? क्या अखिलेश जी उस समय थे? मुलायम सिंह यादव जी तो थे। मैंने तो मुलायम सिंह जी से पूछिए आप सवाल। मैंने समाजवादी पार्टी का, अखिलेश जी का मैं पक्ष रख रहा हूँ। क्या उसमें कोई चार्ज फ्रेम हुआ है? क्या उसमें कोई फैसला हुआ है? आप इस तरह जजमेंट नहीं सुना सकते। भाटी जी, मुलायम सिंह जी है या नहीं समाजवादी पार्टी? नहीं, उसमें वो झूठे आरोप थे, वो बीजेपी का षड्यंत्र था। बीजेपी ने साजिश रखी थी दोनों पार्टियों को लड़ाने की। ये जो सामंतवादी और जातिवादी लोग हैं, इनकी यही राजनीति रही है कि निचले लोगों को आपस में लड़ाते रहो और तुम घी खाते रहो, दूध पीते रहो। यही इनकी राजनीति रही है। अरुण अत्रे जी, आज वजीर आजम ने आपको फिर चैलेंज किया है कि आपको अगर
राजीव गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 1 से इतना ही ऐतराज है, इतनी बौखलाहट है, तो अगले 2 चरणों में जाकर के उस अस्मिता के नाम पर के वोट मांग करके दिखा दीजिए। ये भी उन्होंने साफ तौर पर आज चैलेंज किया। अपनी बात पर उन्होंने और डबल जो है पुख्तगी से आज आप लोगों को चैलेंज किया। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे मैंने पहले भी बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए कि जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर बैठ के उसकी गरिमा को गिराने का भरपूर काम किया है। अभी एक सर्वे आया है कि मोदी राज में हेट स्पीचेस देने का जो चलन है 500 गुना बढ़ गया है। जो निचले 500% बढ़ गया है। तो देखिए, जब देश का मुखिया इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा तो नीचे के नेता, इनके जो सेकंड लेवल के लीडर्स हैं, वो तो और बढ़ चढ़ के बोलेंगे। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे कि मेरे खिलाफ जो है जो ये विपक्षी दल लड़ रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, कुत्ते बिल्ले हैं, जिस प्रकार का शब्द अगर देश के प्रधानमंत्री के मुंह से देश की जनता सुनेगी तो सोचिए क्या होगा। राजीव जी, इमरान भाई 5 सेकंड लूंगा। व्यक्तित्व में तो जमीन आसमान का अंतर है। अनुज यात्री जी डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता हैं या स्पोक पर्सन है, ये डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसका पॉलिटिकली कारण है कि अगला फेज में पंजाब में चुनाव है, और जैसे ही राजीव गांधी को लेके ये कांग्रेस आएगी, मोदी जी तो चाह ही रहे हैं, मोदी जी तो चाह ही रहे हैं कि राजीव गांधी के लेके कांग्रेस आए, और इनके लिए एक इजी गोल पोस्ट हो जाएगा मोदी जी के लिए। वो पंजाब में चीज को भुना जाएंगे कि वही राजीव गांधी है जिसने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो सिख का इमोशनल कार्ड जो ये खेलेंगे, तो कांग्रेस जानती है, कांग्रेस के जो कमजोर नसें हैं, कांग्रेस के जो शीर्ष नेता जो पॉलिटिकल लोग थे, जो हिस्ट्री में गलतियां की हैं, तो उसको तो मोदी जी, आप जानते हैं इमरान भाई कितने पॉलिटिकली इंटेलिजेंट लोग हैं, तो कैसे कैश करेंगे। इसके कारण है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं डिफेंसिव कर रहे हैं, और 2002 को भी कांग्रेस बहुत भुनाती रही। एक चुनावी उबाल, साथ में बयानों का बवाल, और ये अभी चलता रहेगा। हम आखिरी मरहले में पहुंच गए इस बातचीत के। मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मैं थोड़ा वक्त दूंगा उनका फाइनल कमेंट जानने, फाइनल रद्द-ए-अमल जानने के लिए। चलिए भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करते हैं। नीतू डबास जी, क्या कहेंगी? क्या लगता है कि अब ये रुक जाना चाहिए, बहुत हो गया है, या अभी हमको और बड़े बड़े जुमले और बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलेंगी? जी, पहली बात तो इमरान जी मैं बताना चाहूंगी कि इससे पहले जो है अपने कांग्रेस के प्रवक्ता ने और सपा के प्रवक्ता ने भी जो है काफी प्रश्न चिन्ह उठाए, और जो विषय बार बार लेकर आ रहे हैं कि मोदी जी ने जो राजीव गांधी के विषय को लाया, एक तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। मोदी जी ने राजीव गांधी जी की शहादत पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए हैं, लेकिन राजीव गांधी जी की उपलब्धियां रही हैं तो साथ साथ प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह है उस समय का 1500 करोड़ बोफोर्स का जो घोटाला हुआ, उसके प्रश्न चिन्ह है, और उनके जब 64 करोड़ था, 64 करोड़, हाँ, और 1500 करोड़ जो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जो नेताओं को जो पैसे दिए गए, वो प्रश्न चिन्ह थे। क्वात्री जी का क्या रोल था और उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए, और उनको उनके कहने पर क्लीन चिट दे दी गई, ये प्रश्न चिन्ह है। सिखों के मामले में उनका पूरा फेलियर, उनके क्या कमेंट थे, ये प्रश्न चिन्ह है। ऐसे एंडरसन भोपाल गैस त्रासदी जिसमें 33,000 लोगों की जान चली गई, वो प्रश्न चिन्ह है। मोदी जी ने जब बात रखी तो उनका यही कहना था कि आप क्यों नहीं उनकी भी बात करते। उनकी शहादत हुई है, इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, उन्होंने बड़ी मर्यादा के साथ ये बात रखी, लेकिन उन पे, उनके कामों पे, उनके कर्मों पे भी प्रश्न चिन्ह बनता है। ठीक है। दूसरा मेरा सवाल जो है सपा के प्रवक्ता राजकुमार जी से भी है। अभी हाल ही में जो सपा और बसपा ने मिलकर जो कैंडिडेट यहाँ पर बीएसएफ के जवान उतार, उनका एक वीडियो आया है जिनमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे 50 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं प्रधानमंत्री को आज मार दूंगा। कैसे, ऐसे क्या, किस प्रकार के ये वीडियो लाकर निकल कर आ रहे हैं, कैसे मानक हम स्थापित कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बात पर? ठीक है, ठीक है, चलिए अजय जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए, विपक्ष की बात तो आप छोड़ दीजिए, और बड़ी विस्मृति है लोगों को कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कांग्रेस ने अपने नेताओं को नहीं छोड़ा, सीताराम केसरी को, और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल भाटी जी उठा रहे थे, तो मैं तो बस यही कहूंगा कि लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनका बही खाता खुद का बिगड़ा है वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। ठीक है, चलिए मैं आना चाहूंगा आपके पास। अनुज अत्रे जी,
देखिए, मैं पहले तो बोफोर्स के ऊपर आ जाऊं। जो ये बोफोर्स का ये दोबारा जिन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चुनाव का नैरेटिव 5वें चरण के बाद अब फिर से चेंज कर रहे हैं। पहले तो ये आपको हमें देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री हर चरण में नया कार्ड लेकर के आए और हर बार फेल हुआ। सबसे पहले सांप्रदायिकता का कार्ड लेके आए पहले चरण में, जब इनका वो फेल हो गया तो राष्ट्रवाद का कार्ड लेके आए, राष्ट्रवाद का कार्ड फेल हो गया तो ये कहीं पाकिस्तान का कार्ड लेके आए, वो फेल हो गया, तो हिंदू मुसलमान ले आए, वो फेल हो गया, तो अपनी जातियां का कार्ड लेके आ गए। पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसको अपनी जाति बता करके और जाति के आधार पर वोट मांगना पड़ रहा है और 3-3 बार अपनी जाति बदलनी पड़ रही है। और अब जाकर के अब जब दिल्ली और पंजाब का, ऋषि जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि जब दिल्ली और पंजाब का चुनाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं राजीव जी का, हम कहते हैं राजीव जी के तो आप आसपास भी नहीं है, उनके व्यक्तित्व के आसपास तो आप उनके नाखून बराबर भी नहीं। अगर इतने महान रहे हैं अनुज जी, तो आप चुनाव में उठाइए ना राजीव गांधी जी की उपलब्धियों की बात क्यों नहीं करती? कांग्रेस पार्टी जो उसकी बात को नकार देती है। अगर कांग्रेस पार्टी में अगर राजीव गांधी जी का इतना बड़ा योगदान रहा है तो उनको जी, तो मैं यही बात बस मैं यही करूंगी, तो आप क्यों नहीं उनकी बात करते? भाषा की गिरते स्तर की बात कर रहा था, मेरे मुद्दे पर रही, मेरे मुद्दे पर। लेकिन आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए, वो भी 1 लाख रुपए लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़े गए हैं। 4 साल की उनको जो है जेल हो गई थी। राजीव जी के ऊपर तो झूठे आरोप आप लोगों ने बोफोर्स के लगाए थे, भ्रष्टाचार के, और हाई कोर्ट ने उनको बरी किया। और मोदी सरकार की चालाकी देखिए, इनकी धृष्टता देखिए। 13 साल बाद फिर उसको बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से झाड़ खा करके वापस आ गए। तो अब चुनाव में दोबारा से उस चीज को पूरा देश जानता है कि उनकी वहां पर क्या गलत, हम सही कहते हैं, सब जानते हैं कि जो मातृश्री के मामा थे उनका गांधी परिवार से क्या संबंध था, पूरा देश जानता है। घोटाले में उनका क्या भूमिका रही है पूरा देश जानता है। बहुत ही क्लोज थे सोनिया गांधी थे और किस तरह से उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए पैसे। इसका मैं भाषा की गरिमा पर आज बात कर रहा हूं। कोई हिसाब नहीं दिया गांधी परिवार ने। मेरा बोफोर्स मुद्दा नहीं, आज मेरे भाषा की गरिमा पर मुद्दा था। ठीक है, देश में बोफोर्स मुद्दा खत्म हो चुका है, राफेल मुद्दा है, राफेल से नहीं बच सकते। चलिए 5 चरण चुनाव मतदान हो चुका है, 2 चरण बाकी हैं। 5 चरण में जो मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए और नकली मुद्दों पर लाया जाए। कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी पाकिस्तान, कभी जिन्ना। लेकिन जनता के बीच में असली मुद्दे चल रहे हैं, चुनाव असली मुद्दों पर हो रहा है। जनता ये देख रही है कि मोदी जी के कार्यकाल में देश का कर्जा बढ़ा है, देश में भुखमरी बढ़ी है, देश में गरीबी बढ़ी है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। मोदी जी खुद भ्रष्टाचार में के आरोपों में घिरे हुए हैं। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है। 5 चरणों में इनकी सीटें बहुत कम हो चुकी हैं और अगले 2 चरणों में भी हारेंगे। ऋषि जी देश में देखिए मेरा कहना है, अनुज ठाकरे जी और राजीव गांधी 4 सीटेड थे, मृत्यु होने के कारण, उनकी हत्या होने के कारण उनका नाम हटाया गया था, पहली बात। दूसरी बात आपने सही कहा, जिस प्रकार से जो बयानबाजी, मृत्यु होने के कारण नहीं, आप कोर्ट के डिसीजन को पढ़िएगा। नहीं देखिए, कोर्ट के डिसीजन को पढ़िएगा। इसमें सब लोगों को बरी किया है, हिंदुजा ब्रदर्स को भी हाईकोर्ट ने बरी किया है। उसमें राजीव गांधी, देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़िएगा। राजीव गांधी 4 सीटेड थे और 4 सीटेड वही आदमी होते हैं जिनके विरुद्ध कुछ न कुछ एविडेंस मिलता है। देखिए अनुज ठाकरे जी, मैं आपके समय नहीं बोला हूं, यदि मुझे 5 सेकंड दिया जाए। 4 सीटेड वही लोग होते हैं जिनके विरुद्ध कुछ न कुछ साक्ष्य होते हैं। हमारे अजय जी लॉयर हैं, वो बताएंगे। 4 सीटेड वही लोग होते हैं जिनके विरुद्ध कुछ न कुछ पुख्ता सबूत होता है। तो और दूसरा बात, हमारा ही बयान को जो अनुज ठाकरे जी कोट कर गए, आपके नेता यदि हिस्ट्री में गलत करेंगे, राजीव गांधी के जो बयान आए थे कि पैर गिरते हैं तो धरती हिलती है, तो उनका फायदा मोदी जी इंटेलिजेंट नेता है, आपके राहुल गांधी की तरफ तो है नहीं कि इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो इंटेलिजेंट नेता है, उसको भुनाएंगे और उनको फायदा होगा, ये तो है ही। चलिए ठीक है, तो आगे आने वाले दिनों में और भी नई चीजें, दिलचस्प चीजें, और हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जो कि कोई पसंद ना करता हो सुनने के लिए मिले, क्योंकि हमारे चुनाव का स्तर शायद इस तरफ जा रहा है। लेकिन इस सबके लिए चिंता की, फिक्र की बात होनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का कि सब एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करके अपनी कमीज को, अपने दामन को साफ बताने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।